हेलो गाइस, मैं आपका साथी प्रिंस आप सभी का जीएस स्टडी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के भूगोल में हम लोगों ने मैदान हमारा टॉपिक था। ये वाला तो हम लोग समझ लिए थे। आंतरिक हलचल द्वारा निर्मित मैदान ये लोग हम पढ़ चुके थे। हमें आज पढ़ना है बहिर्जात बलों यानी कारकों द्वारा निर्मित मैदान। बहिर्जात बलों द्वारा मैदानों का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर फ्री में जीएस का नोट्स अवेलेबल कराया जाता है। पूरा अब तक हमने मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास पढ़ लिए हैं और जियोग्राफी का बेसिक कुछ क्लास भी मैंने चलाए हैं, उसमें बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया उसमें। और भारत का भूगोल हमने पूरा पढ़ लिया है। और अब बारी है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल हम पढ़ रहे हैं, ये भी और तीन चार दिनों में ये भी ख़त्म ही हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप यहाँ से अपना जीएस तैयार कर सकते हैं। एक जीएस का बेहतरीन नोट्स फ्री में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं बहिर्जात बलों द्वारा मैदानों का निर्माण कैसे होता है। आइए समझते हैं। पहला कारण है अपरदनात्मक मैदान। अपरदनात्मक मैदान में जो नदीकृत मैदान आते हैं, ये होते हैं, जैसे मान लीजिए इसे एक होता है पेनिप्लिन या संप्रदाय मैदान भी कहा जाता है। इसे नदीकृत मैदान को पेनिप्लेन या संप्रदाय मैदान भी कहा जाता है। किसे? नदीकृत मैदान को। ठीक है, इसे अपने अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में इस प्रकार के मैदान का निर्माण करती है। नदियाँ अपने प्रवाह क्षेत्र में प्रतिरोधी चट्टानों का अपरदन कर इस मैदान का निर्माण करती हैं, जैसे यूएसए के अपलेशियन एवं मिसिसिपी घाटी, भारत का छोटा नागपुर इत्यादि। ठीक है, दूसरा है हिमानीकृत मैदान। इसका निर्माण हिमानियों की अपरदन क्रिया द्वारा होता है। इस प्रकार के मैदान में मिट्टी की परत पतली होती है एवं मैदान में चट्टानी टीले एवं झीलें देखने को मिलती हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, भारत में लद्दाख। तीसरा है पवन अपरदन द्वारा निर्मित मैदान। इन मैदानों का निर्माण मरुस्थलीय प्रदेशों में होता है। तेज गति से बहती हुई पवन अपरदन द्वारा इस मैदान का निर्माण करती है। इस मैदान को पेंडी प्लेन भी कहा जाता है। इस मैदान में यत्र तत्र प्रतिरोधी चट्टानों में अवशेष टीलों के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिसे इनसेलबर्ग कहा जाता है। चौथा है कास्ट मैदान। चूना पत्थर क्षेत्रों में वर्षा जल या भूमिगत जल की विलयन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को कास्ट मैदान कहा जाता है। इन मैदानों में यत्र तत्र स्थिर अवशिष्ट टीलों का ह्यूम्स कहा जाता है। इस प्रकार के मैदान यूगोस्लाविया के क्रस्ट प्रधान, उत्तरी अमेरिका के फ्लोरिडा एवं युकाटान, दक्षिणी फ्रांस एवं भारत के चित्रकूट में देखने को मिलते हैं। देखिए, हर एक चीज़ को, जैसे मान लीजिए अगर आप समझेंगे पवन अपरदन द्वारा निर्मित मैदान, यानी पवन मैदानों में जिसे पवन के द्वारा मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, पवन और कास्ट मैदान और नदीकृत मैदान, हिमानीकृत मैदान, इन सब से मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है, तो उसी चीज़ों को समझाया गया है। जैसे मान लीजिए हिमानीकृत मैदान है, तो ये परिभाषा जो लिखी गई है, इस मतलब ये जो हिमानीकृत मैदान लिखा गया है ना, तो इसी के बारे में यहाँ से लिखा गया है और समझाया गया है कि हिमानीकृत मैदान आखिर कैसे बनते हैं। ठीक है, इतना तो खैर आप लोग समझ ही जाते होंगे, तभी भी अब आइए बता देते हैं। अब आइए पढ़ेंगे निक्षेपात्मक मैदान। पहला होता है जलोढ़ मैदान या गिरिपाद मैदान, यह पर्वतपदीय जलोढ़ मैदान होते हैं। दूसरा होता है बाद मैदान या डेल्टा मैदान। पर्वतपदीय जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा बहाकर लाया गया शिलाखंड एवं गलवा पर्वत
एवं पहाड़ियों के पादों में निक्षेपित कर दिया जाता है। इसे गिरिपाद जलोढ़ मैदान कहते हैं। भारत में इन मैदानों को भाबर कहा जाता है। हिमालय की गिरिपादों में ऐसे मैदानों का विस्तार है। ठीक है। दूसरा है बाढ़ मैदान। बाढ़ के समय नदी अपने तलछट और मलबे को अपने गर्भ में अपने मार्ग में ही निक्षेपित करती जाती है और इस प्रकार बने मैदान बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। गंगा, सतलुज, ये नील और मिसिसिपी नदियों द्वारा बने बाढ़ के मैदानों में विश्व विख्यात हैं। ये कृषि की दृष्टि से अति उपजाऊ मैदान हैं। डेल्टा का मैदान क्या होता है? नदी अपनी वृद्धावस्था में जब समुद्र या झील में गिरती है तो उसके वेग में कमी आती है और उसका तलछट वहीं निक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार बने मैदान अत्यंत उपजाऊ, सतलज और सपाट होते हैं। गंगा, सिंधु, नील और मिसिसिपी, जोहांगो आदि नदियों के मुहानों पर बने मैदान डेल्टाई मैदान हैं। हिमानी के निक्षेप से बने मैदान। हिमानी, हिम नदी या हिमानी एक ही है, आपको जो अच्छा लगा बोल सकते हैं। और ये जो हिमानी मैदान होते हैं, ये मलबे से निक्षेपण से बने मैदानों को हिमानीकृत मैदान या हिमोड़ मैदान, टील मैदान या आउटवाश मैदान कहते हैं। हिमोड़ मैदान में बड़े बड़े बोल्डर से लेकर बारीक मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। हिमानी और निक्षेपित मैदान सामान्यतः उबड़ खाबड़ एवं दलदली होते हैं, जिसे उत्तरी जर्मनी और उत्तर पश्चिम रूस, कनाडा एवं उत्तर पूर्व यूएसए में पाए जाने वाले हिमोड़ मैदान होते हैं। ठीक है। अब पवन द्वारा निक्षेपित मैदान, लावा निर्मित मैदान और सरोवरीय मैदान, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब आइए जानते हैं अपरदन के क्रम एवं उनसे निर्मित भू आकृतियाँ। हेडिंग डाल लीजिएगा। अपरदन के प्रक्रमों में बहता जल, नदी, भूमिगत जल, सागरीय तरंगे, हिमानी, परिहिमानी एवं पवन आदि आते हैं। अपरदन के प्रक्रम में दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। पहला अपरदन से, दूसरा निक्षेपण से। ठीक है। पहला है नदी, जो बहता जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं भी आकार की घाटी, जो कि नदी द्वारा अपनी घाटी में की गई ऊर्ध्वाधर काट के कारण घाटी पतली, गहरी और भी आकार की हो जाती है। जैसे भी बनता है ना, उस आकार की हो जाती है। इसमें दीवारों का ढाल तीव्र एवं उत्तल होता है। आकार के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं गार्च और दूसरे होते हैं क्रेनियन। ठीक है। अब आइए इसकी क्षिप्रिकाएँ पढ़ लेते हैं। जब नदी के मार्ग में कठोर एवं मुलायम चट्टान अनुप्रस्थ दिशा में अनस्थित हो कोमल चट्टानों का अपरदन हो जाता है, फलतः नदी की तली उबड़ खाबड़ हो जाती है। इस ढाल पर नदी तीव्र झोंके की तरह आगे बढ़ती है, जिसे हम क्षिप्रिका कहते हैं। चित्रों के माध्यम से आप समझ जाइए। यह चित्र, यहाँ से मुलायम चट्टान ये वाली है और यहाँ से ये वाली कठोर चट्टान। और ये जब क्षिप्रा पथ को ये बहती नदी जब जाती है तो ये इस ढाल पर नदी तीव्र झोंके की तरह आगे बढ़ती है। देखिए ऐसे एकदम तेज में, इसी को क्षिप्रिकाएँ बोलते हैं। जल गर्तिका, जब जल प्रपात की तली में कोमल चट्टान आती है तो उसका अपरदन हो जाता है और वहाँ पर छोटा सा गर्त बन जाता है। नदी का जल इस गर्त में भंवर के रूप में घूमने लगता है, जो छेदक का कार्य करता है। ठीक है। नदी विसर्प क्या होता है? मैदानी क्षेत्रों में नदी का धारा अधिक अवसादी बोझ के कारण दाएं बाएं बल खाती प्रवाहित होती हैं और विसर्प बनाती हैं। ठीक है। अब आइए गोखुर झील के बारे में पढ़ते हैं। प्रायः बड़ी नदियों से विसर्प में उत्तल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और अवतल किनारों पर अधोमुखी कटाव होता है। विसर्पों के गहरे छल्लों के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों में अपरदन के कारण कट जाते हैं। तब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है तथा नदी का अवशिष्ट भाग गोरखपुर झील बन जाता है। ठीक है। ये मैदान का निर्माण किन किन कारणों से होता है, कैसे होता है, उन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है।
और यहाँ से हमारा टॉपिक चेंज हुआ था जो मैंने आपको बताया था। अब हम लोग ऊपर वही हम लोग पढ़े थे, मैदानों का निर्माण कैसे होता है वो सब हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अपर्दन के प्रक्रम और उनसे निर्मित भू आकृतियाँ। जब अपर्दन होता है तो उनसे जो भूमि का आकृतियों का निर्माण होता है तो हम वही सब उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये गुम्फित नदी, ये भी नदी की निचली घाटी में भारवाहन की शक्ति बेहद कम हो जाती है और सपाट मैदान दिखाई देता है। यही सब ये बताया गया है, आप देख लीजिएगा। अब आइए जान लेते हैं डेल्टा के बारे में। नदी जब मुहाने के पास पहुंचती है तो उसकी गति इतनी मंद हो जाती है कि वह अपने सारे अवसाद अथवा तलछट का निक्षेप करना आरंभ कर देती है। यहाँ नदी अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है जिससे एक त्रिभुजाकार संरचना निर्मित होती है। यही त्रिभुजाकार संरचना डेल्टा के रूप में जानी जाती है। डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें हैं कुछ। डेल्टा का निर्माण कब होगा? इन्हीं दो शर्तों, अगर ये दो चीज़ें होंगी तो डेल्टा का निर्माण होगा। नदी का मुहाना ज्वार भाटा एवं तीव्रगामी लहरों से विमुक्त हो, पहला ये कारण है। दूसरा, नदी प्रवाह क्षेत्र का ढाल अधिक हो ना हो जिससे नदी प्रवाह गति कम रहेगी। अगर नदी की प्रवाह की गति कम रहेगी तो डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। अब आइए जान लेते हैं डेल्टा के प्रकार। चापाकार डेल्टा और पंजाकार डेल्टा और दंताकार डेल्टा, ज्वरंदन डेल्टा। चापाकार डेल्टा जो कि नील, नाइजर, सिंधु, वोल्गा, ड्यूस, गंगा और ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है, और एचुअरी, अमेजन, नर्मदा, तापी, सीन, माही, ये सब नदियां हैं। चापाकार डेल्टा यानी इसका आकार चाय या धूप के धनुष के समान होता है, और उदाहरण में नील, नाइजर, इरावदी, सिंधु, वोल्गा, डेन्यूब, मिकांग एवं लीना इत्यादि नदियां चापाकार डेल्टा बनाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र। चापाकार डेल्टा में कौन कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं वो सब यहाँ पर लिख दिया गया है रेड कलर से, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। अब आइए जान लेते हैं भूमिगत जल स्थलाकृतियाँ क्या हैं। जब चट्टानें परागम्य, कम सघन, अत्यधिक जोड़ों, संधियों एवं दरारों वाली हो तो धरातलीय जल का अंतःस्त्रण आसानी से होता है। भूमिगत जल चूना पत्थर या डोलोमाइट जैसी चट्टानें जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है और गोलीकरण और क्षेपण द्वारा उनके स्थल रूपों का विकास करता है, ऐसे स्थल रूपों की काष्ठ स्थलाकृति कहा जाता है। ठीक है। इसका भूमिगत जल स्थलाकृतियों में अपर्दन द्वारा निर्मित कुछ स्थल स्वरूप हैं, जिसे पहला है लैपीज, दूसरा है धोलरंध्र, तीसरा है कांद्रा और चौथा है अधिघाटी। ठीक है। और इन सब के बारे में लिख दिया गया है। धोलरंध्र क्या है उनके बारे में सब कुछ बताया गया है। अगर आपको कहीं से कुछ प्रश्न अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। ठीक है। ये एक प्रकार का नोट्स है। हमें जहाँ लगता है कि अगर बच्चे को यहाँ पर कहीं दिक्कत आएगी तो मैं वहाँ पर बता देता हूँ और उसे खुद अपने आप खुद पढ़ भी देता हूँ। ठीक है। यहाँ से आपको कहीं से कुछ दिक्कत नहीं होगा, बस इसे नोट करके और याद करना रहता है, बस इसके बारे में आपको जानकारी हो जाए बस। ठीक है। अब ये जानते हैं निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। सैटेलाइट्स भूमिगत कंदराछाओं में जल के वाष्पीकरण के फलस्वरूप कंदरा के तल एवं छत पर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेप होने लगता है। ये निक्षेप लंबे एवं पतले स्तंभों के रूप में होता है। जो निक्षेप कंदरा की छत से लटक कर तल की ओर बढ़ते हैं उसे सेटेलाइट कहलाते हैं। सेटेलाइट क्या होते हैं? ऊपर से टपक रही बूंदें जब कांदरा के तल पर निरंतर गिरती हैं तो उसे निर्मित आकृति ऊपर की ओर विकसित होने लगती है, जिसे स्टेलामाइट कहा जाता है। हिमानी से निर्मित स्थलाकृतियाँ। हिमानी से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं ये पृथ्वी पर परत के रूप में प्रवाहित या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम सहित को हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद में हिमनद हैं जो बृहत समतल क्षेत्र पर
हिम परत के रूप में फैले होते हैं। और पर्वतीय हिमनद ये वो हिमनद होते हैं जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं और हिमनद के प्रवाह का कारण गुरुत्व बल है। ठीक है, वह ऊंचाई जिसके ऊपर वर्ष भर हिम जमा रहता है उसे हिमरेखा कहलाती है और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर इसकी ऊंचाई घटती रहती है। जहाँ जहाँ भी अंडरलाइन किया गया है आप उसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आइए जानते हैं अपर्दन द्वारा निर्मित स्थल स्वरूप। युगाकार की घाटी हो जाती है और लटकती घाटी भी हो जाती है। हिमगोहर या सर्क, एरीट, हार्न या ग्रीसरिंग, नुनुकाट, भेड़शिला या भेड़पीठ और निक्षेपण द्वारा निर्मित ये सब आकृतियाँ हैं। आप इन्हें देख लीजिएगा, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी देख लीजिए। ले लिए। चलिए, ऐसे ही वीडियो अगर आप पुश करके देख लीजिए, अगर कहीं से नोट्स अगर, लेकिन बच्चों नोट्स बनाइएगा ज़रूर। ठीक है, और यही पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। ये इनसे क्वेश्चन पूछता रहता है कभी कभी। पवन के कार्य क्या है? अब घर्षण से बालू के कणों से युक्त पवनें चट्टान को घिसकर चिकना बना देती हैं। अपवहन भी होता है। इस क्रिया द्वारा पवन असंगठित चट्टानी कणों को उठाकर ले जाती है और फलतः धरातल पर गर्तों का निर्माण होता है, जिन्हें वार्तगर्त कहते हैं। इन्हीं द्वारा पवनों द्वारा अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृतियाँ हैं, चित्रों के माध्यम से बना गया है। बस आप हेडिंग डाल के इसे एक बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी चीज़ लिखी गई है एकदम आसान भाषा में लिखी गई है और चित्रों के द्वारा भी समझाया गया है, तो आपको कहीं से भी कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर इस नोट्स को आप पढ़ लेंगे, आप यकीन मानिए आप जीएस में बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। ठीक है, पवन द्वारा भी पढ़ लिए। सागरीय जल, अब ये देखिए सागरों का क्या मतलब, उनका क्या भूमिका है स्थलाकृतियाँ बनाने में। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं। तटरेखा, स्टैक, तटीय कांद्रा, तटीय कंगार या भृगु। तटीय कंगार या भृगु जब समुद्र तट बिल्कुल खड़ा हो तब उसे क्लिफ या भृगु कहते हैं। हर एक चीज़ को लिखा गया है बच्चों, बस आपको एक बार देख के पढ़ना है और एक बेहतरीन नोट्स बनाना है। ठीक है, सारे अब चीज़ आप लोगों ने पढ़ लिया। कल हम लोग समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं। आप इन सब का नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, जो ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से पढ़ सकते हैं और एक अपना जीएस का बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी चीज़ में, और सीएपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एससीएम, बीएसएफ, एससीएम या सीआरपीएफ, ट्रेडमैन, किसी भी चीज़ का अगर आप कर रहे हैं तो आप यह जीएस पढ़ सकते हैं। यह एसएससी का पूरा एक जीएस है और एसएससी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है पूरी तरह से, वो भी एकदम मुफ्त में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।